पुतिन जैसे ही जीतता है रशिया का इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल विक्ट्री स्पीच में वो सीधा बोलता है कि वर्ल्ड वॉर 3 के पूरी दुनिया एकदम कगार पे खड़ी है। अगर किसी भी तरीके से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली यूएस ने या फिर नाटो ने सपोर्ट किया यूक्रेन को या फिर अपनी आर्मी के थ्रू सपोर्ट भेजाने की कोशिश करी, अभी भी वो एलिगेशन तो लगा ही रहा है कि ये सपोर्ट कर रहे हैं, पर एक भी प्रूफ उसे मिल गया तो सीधा ये वर्ल्ड वॉर 3 का न्योता होगा और वर्ल्ड वॉर 3 के लिए वर्ल्ड रेडी हो जाए, ऐसा बोला गया है पुतिन के द्वारा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ऑब्वियसली आएगा कि अनंत, हम तो स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, आप अचानक से वर्ल्ड इकोनॉमिक्स की बात क्यों कर रहे हो, वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात क्यों कर रहे हो? देखिए, होता क्या है, जब आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो ना, सब कुछ डिपेंड करता है सेंटीमेंट्स पे, और सेंटीमेंट्स काफी ज्यादा इंपैक्ट होते हैं पॉलिटिक्स से, इसलिए आपको पॉलिटिकल बातें भी थोड़ी बहुत जानना इंपॉर्टेंट होता है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या पुतिन एक्चुअली इतना पावरफुल है रशिया में, या फिर ये सिर्फ कहने की बात है? और क्या ये पहली बार है जब पुतिन ऐसा कुछ कह रहा है? सब कुछ डिटेल में समझते हैं और पॉलिटिक्स को बहुत सिंपल लैंग्वेज में प्रेजेंट करता हूं, बड़ा मजा आएगा आपको। अभी के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें जो पुतिन जीता है, कितने परसेंट वोट से जीता है? 88% वोट से। 1991 जिसके बाद यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, यह हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट के साथ कोई भी प्रेसिडेंट जीता है। अभी तक इतने ज्यादा वोट्स कभी भी किसी को भी नहीं मिले। रादर मैं ये बोलूं कि इवन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कभी भी इतने ज्यादा वोट किसी को नहीं मिले, तो मुझे ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं पता है। सो रेयर सिचुएशन होगी कि एक विनर को 88% ऑफ द वोट मिल रहे हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि जो इसके कॉम्पिटिटर भी थे, जो कंप्लीट इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए जीत रहे थे, तो पुतिन के अलावा 3 और कॉम्पिटिटर थे। चारों के चारों ऐसे पर्सन थे जो यूक्रेन वॉर को सपोर्ट कर रहे थे। यहां पे एक ऐसा भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट था जो यूक्रेन वॉर के अगेंस्ट था, पर इलेक्शन कमीशन ऑफ रशिया ने उसे इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया, किसी भी बहाने से उसे रोक लिया गया। मतलब ये कि एटलीस्ट जो पॉलिटिकल फ्रंट में लोग हैं रशिया में, वो इतनी जल्दी यूक्रेन वॉर का सॉल्यूशन नहीं चाहेंगे, वो सारे के सारे यूक्रेन वॉर के सपोर्ट में। ये हमें ऑन द फेस ऑफ इट समझ आता है। अगर आप पिछले 200 साल की यूएसएसआर या फिर रशिया की हिस्ट्री देखोगे ना, पुतिन जैसे ही ये वाला टर्म वो सर्व कर देगा, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होने वाला है। सबसे पहले इन्होंने सर्व किया था सन 2000 से लेकर सन 2004 में। पहले वहां पे 4 साल के टेन्योर होते थे। फिर 2005 से 2008 में वहां पे एक और रूल ये भी कहता था पहले कि कोई भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट 2 बार से ज्यादा टेन्योर को सर्व नहीं करता है। इसीलिए 2009 से लेकर 2012 के बीच में पुतिन बने थे प्राइम मिनिस्टर और उन्होंने प्रेसिडेंट अपने एक समर्थन वाले लोग को बना दिया था। फिर वापस से उन्होंने एक रूल में चेंज किया कि अब आने वाले समय में ये टेन्योर 4 साल का नहीं 6 साल का होगा। तो 2012 से लेकर 2018 तक पुतिन थे। फिर बाद में वापस से एक चेंज किया जाता है कि 2 टेन्योर की जरूरत नहीं है, 2 से ज्यादा टेन्योर भी कोई भी रख सकता है। और वैसे ही 2019 से 2024 तक वापस से पुतिन आया था। अब वापस से 2025 से लेकर 2030 तक पुतिन आ गया है और जितनी उसे मेजॉरिटी मिली है, अगर वो इस दुनिया में रहते हैं तो इट्स ऑलमोस्ट सर्टेन कि उसका अगला टेन्योर 2031 से लेकर 2036 तक पुतिन ही रशिया को राज करेगा। इसका मैंने आपको क्यों बताया इतना? इसलिए बताया क्योंकि हमें यह मानना पड़ेगा कि वेस्ट को भी समझ आ गया है कि उन्हें एक लंबे समय के लिए पुतिन को डील करना पड़ेगा, तो अननेसेसरी कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेंगे। नेक्स्ट बात यह करी जाए, जब भी कोई एक विक्ट्री लेता है और इतनी पावरफुल विक्ट्री लेता है तो ऑब्वियसली उसकी प्रेसिडेंशियल स्पीच बहुत पावरफुल जाती है। तो ऐसी पावरफुल स्पीच में जब यहां पे ऐसा कंटेंशन बना हुआ है कि सारे लोग ये चाह रहे हैं कि वॉर होती रहे और वॉर को हम अच्छे से जीते, तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट तो ऐसा बोलेगा ना, अगर तुमने कुछ भी लफड़ा किया तो मैं वॉर छोड़ो, मैं वर्ल्ड वॉर करा दूंगा। पर क्या इसका मतलब यह होता है कि वर्ल्ड वॉर हो सकती है? आई पर्सनली फील अभी सारे की सारी कंट्रीज इतनी मैच्योर्ड हो गई है कि कोई भी वर्ल्ड वॉर को न्योता नहीं देगी या फिर वर्ल्ड वॉर को किसी भी तरीके से रोका जाएगा। तो ये कहने की बातें अलग होती है, पुतिन तो ऐसे कहते रहता है। अब देखो, शेर आया शेर आया शेर आया, पिछले 20 साल से कहा मैंने, किसी दिन एक्चुअली शेर आ गया तो हम नहीं कह सकते, पर ये एक 6 सिग्मा इवेंट होता है। कई बार क्या होता है, ऐसे स्टेटमेंट की वजह से हम डर जाते हैं और डरा को हमारा बढ़ाता है मार्केट। कैसे? किसी और बहाने से मार्केट टूट रहा होगा, आपको लगेगा कि यार मार्केट के टूटने का कारण तो भैया रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है, अपना सारा माल बेच के निकल जाओ। ऐसे डिसीजन नहीं होता। मार्केट जब भी टूटेगा, आप इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, वो आपको इतने अच्छे बहाने बना के देगा कि आप खुद सेटिस्फाई हो जाओगे, हाँ यार जो मार्केट टूट रहा है उसको टूटना ही चाहिए, बल्कि कम टूट रहा है। इसीलिए कभी भी आपको ऐसे इमोशनल स्टेटमेंट के ऊपर ऐसे पर्सन के थ्रू जो हर दूसरे दिन ऐसे स्टेटमेंट देता है, कोई डिसीजन नहीं बनाना चाहिए, लॉजिकली डिसीजन बनाना चाहिए। साथ ही साथ क्या इसका मतलब कि मार्केट एकदम बढ़ता ही जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं? ऑब्वियसली मिड कैप और स्मॉल कैप में दिक्कत है। मार्केट में अगर अपना सपोर्ट टूटता है तो अगली बार और दिक्कत आ सकती है और इस बार का पेन और भी ज्यादा होगा। काफी लोग अभी ये कह रहे हैं कि पेन खत्म हो गया है। मैं आपको सिंपल सा वार्न कर रहा हूं कि बाय चांस अगर नीचे और गया तो पेन इस बार स्मॉल कैप और मिड कैप में जो आखिरी हथौड़ा पड़ता है ना, वो सबसे जोर से पड़ता है। तो आखिरी हथौड़ा पड़ेगा, इसलिए आपको अपने पोर्टफोलियो को प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर करना जरूरी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, पर उससे पहले अगर अभी तक आपका डीमैट अकाउंट नहीं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। म्यूचुअल फंड में अगर आपने निवेश अभी तक नहीं किया है तो हेल्पलाइन नंबर और कंप्लीट फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स गो।
जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है, पुट कॉल रेशियो 1 के आसपास है, काफी कंफर्टेबल है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि नेक्स्ट वीक आपके सामने 2 छुट्टी आ रही है, मंडे और फ्राइडे की छुट्टी है। तो इस वीक के आपके सामने 4 दिन बचे हैं जो वर्किंग है, और नेक्स्ट वीक के आपके सिर्फ 3 दिन बचे हैं जहां पे पूरी मंथली एक्सपायरी हो जाएगी। और फरवरी का पूरा महीना डिफिकल्ट रहा है, तो डिफिकल्ट महीने की एक्सपायरी में कई बार हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ सकती है, या फिर जो पेन होता है वो थोड़ा सा एक्सेस हो सकता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, जस्ट मैंने आपका माइंडसेट प्रिपेयर किया है। अगर आप एफआईएस और डीआईएस का डेटा चेकआउट करोगे तो 15 मार्च में एफआईएस ने 800 करोड़ के आसपास की परचेस करी थी और डीआईएस ने 700 करोड़ के आसपास की सेल करी थी। नेट में फिगर इतना बड़ा नहीं है। अगर आप टोटल मूवमेंट को चेकआउट करोगे आज के दिन इंट्राडे का, तो आप देखोगे कि इंट्राडे का मोमेंटम एक बिल्कुल रेंज बाउंड सा होता हुआ दिख गया था। अब इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट हमारे लिए सिंपल सा पॉइंट यह है कि इंट्राडे बेसिस पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट कैसे काम करेगा, 21,880 का लेवल। अगर ये लेवल कटता है 880 का, तो आने वाले नीचे के 100 पॉइंट हमारे लिए क्लियर हो जाते हैं और यहां पे हमारे लिए एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी भी आ जाती है। मुद्दे की बात यह है सोचने वाली कि क्या ये अपॉर्चुनिटी हमें इस वीक में मिलती है या फिर नेक्स्ट वीक, सोचना पड़ेगा। मार्केट की स्ट्रेंथ की बात करोगे तो जब ये वाला स्विंग कटेगा 22,200 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा, तब मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आएगी। ओवरऑल बात करी जाए तो इस बीच में, अगर इस बीच की रेंज में हम बहुत ज्यादा काम करेंगे तो हमारे लिए वॉलेटिलिटी वाले दिन हो सकते हैं और दोनों साइड के स्टॉप लॉसेस कटने के चांसेस होते हैं। बल्कि अगर आप थोड़े से डिफेंसिव प्लेयर है ना, तो ऊपर की साइड और नीचे की साइड काम करने के लिए आपको 5 मिनट की कैंडल ऊपर या फिर नीचे क्लोज होने का वेट करना चाहिए, उसके बाद काम करना चाहिए। और कल के दिन स्पेशली ट्यूसडे को ध्यान में रखते हुए निफ्टी में काम कर रहे तो 80 पॉइंट के इंट्राडे के टारगेट और 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस, और बैंक निफ्टी में 125 पॉइंट से लेकर 150 पॉइंट के टारगेट और 60 पॉइंट के आसपास के स्टॉप लॉस से काम करेंगे तो हम थोड़ा सा कंट्रोल रहेंगे। अगर हम नए हैं मार्केट में तो अभी फॉर दी टाइमिंग हमारे लिए इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी है सीखने के लिए, पर क्वांटिटीज को कंट्रोल कर लीजिएगा। अगर यूजुअली हम काम करते हैं 10 क्वांटिटी में, तो अभी हम काम करेंगे एटलीस्ट आने वाले 3-4-5 दिनों में या हफ्ते भर में 5-6 क्वांटिटी में। थोड़ी सी क्वांटिटी 30-40% हम कंट्रोल कर लेंगे तो चीजें हमारी कंट्रोल में रहेगी। बीच में अननेसेसरी वॉलेटिलिटी आएगी तो इस वॉलेटिलिटी में हमें थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए वेट एंड वॉच करना होगा। यूजुअली हम इस पेशेंस की बात नहीं करते, पर क्योंकि जिस तरीके से मार्केट ने क्लोजिंग दी है, इवन अगर आप डेली कैंडलस्टिक पे जाके देखोगे तो इंट्राडे का मूव आपको कल के दिन इतना क्लियर नहीं मिलेगा। यहां पे आपको क्लियर इनसाइड कैंडल टू इनसाइड कैंडल मिल रही है। हमने पहली इनसाइड कैंडल की बात करी थी जो एक्सपेक्टेड था, फिर दूसरी बनी, आज भी ऑलमोस्ट एक इनसाइड कैंडल बन चुकी है। तो इनसाइड कैंडल जिस भी साइड निकलेगी उस साइड एक बार मोमेंटम देने के चांसेस होते हैं। कल क्योंकि ट्यूसडे है, बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा कि ऐसा भी हो सकता है कि ये इनसाइड कैंडल का एक बार आपको ऊपर की साइड का मूव दिखाए और वो फेक मूव होते हुए नीचे की साइड, या फिर नीचे की साइड का मूव दिखाए और फेक मूव दिखा के ऊपर की साइड एक बड़ा मूव दे दे। तो एक साइड का अगर हमारा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस चले भी जाता है तो डरने की बात नहीं होती है। दूसरी साइड आपको बड़े पॉइंट्स कैप्चर करने के लिए होंगे, और बाय द वे एक बड़े पॉइंट्स कैप्चर करने का दिन इसी वीक में आने की पॉसिबिलिटी काफी हाई है, बैक ऑफ द माइंड रखिएगा। अगर आप बैंक निफ्टी की बात करोगे तो बैंक निफ्टी में वैसे वो लेवल आता है 47,200 जो हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था, जहां से रिवर्सल हुआ था। यूजुअली हम लोग अनंत का फंडा में हमेशा एक डायरेक्शन की बात करते हैं जो मेरे फेवर का होता है। अभी कल के लिए मेरे पास कोई डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की मार्केट ने क्लोजिंग दी है, अगर हम पहले से प्री कंसीव नोशन के साथ काम करेंगे तो हम फंस सकते हैं। नीचे की साइड आप 46,000 मान लीजिए, ऊपर की साइड आपका 47,200 का लेवल है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन का लेवल है। इमीडिएट बेसिस पे आप मानो तो 46,750 के ऊपर भी हमें 100, 125, 150 पॉइंट का यहां पे मूव मिल सकता है पॉजिटिव साइड का, जिसके लिए हम रेडी रहेंगे। अगर मुझे पॉजिटिव साइड का काम करना हुआ तो मैं बैंक निफ्टी को प्रेफर करूंगा, नेगेटिव साइड का काम करना हुआ तो मैं निफ्टी को प्रेफर करूंगा। कल के दिन ये माइंडसेट बन रहा है, तो कल का दिन थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला है, बहुत ज्यादा काम करने वाला नहीं है, थोड़ा वॉलेटिलिटी वाला दिन हो सकता है। दोनों साइड के आपको वायलेंट मूव्स मिल सकते हैं और एंड में आपको ऐसा भी लग सकता है कि भाई खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाहर आना। ध्यान रखिएगा इस बात का, तो थोड़ा सा सोच समझ के काम करिएगा। पहले से प्री कंसीव नोशन कल के लिए मेरे मन में कोई भी नहीं है, तो मैं आपको बता भी नहीं सकता। हवा में बातें करना मुझे यहां पे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी स्क्रीन पे अभी आ रहा है, इसे चेकआउट कर लीजिएगा। आपकी फैमिली के लिए और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। सी यू वेरी सून।